एहसन किसी काम से मुल्तान गया हुआ था। मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करना एहसन का मशगला था। दिल फेंक जिंदा दिल इंसान था। उम्र लगभग कोई 26 साल। एक खूबरूप जवान था। खानदानी और नस्ली एतबार से इसके घर वाले खुद को आला दर्जे का तस्वुर करते थे। ओहदे और मर्तबे का गरूर था। रंगो नस्ल, जात पात, नामो नसब, रस्मो रिवाज, खानदानी स्टेटस, ये सारे हरूफ वो बचपन ही से किसी सबक की तरह सुनता आया था। एलीट क्लास में ज्यादातर अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये सब कुछ किसी किताबचे या सबक की मानद अपने बच्चों को लाजमी निसाब के तौर पर पढ़ाया जाता है कि बच्चा या बच्ची कभी आम लोगों या इनके मुताबिक सड़क छाप लोगों से ज्यादा ताल्लुकात इस्तवार ना करें और अपने मुस्तकबिल में अपने हमसफर का चुनाव करते वक्त इन सब बातों का ख्याल जरूर रखें। अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते वक्त एहसन की नजर एक दोशीजा पर पड़ी। उम्र में एहसन से बड़ी थी, मगर शादाब और खिला हुआ चेहरा था। वो हिजाब में नजर झुकाकर रिक्शे का इंतजार कर रही थी। एहसन इसके चेहरे की परेशानी को देख रहा था। कुछ लोग आते जाते इस पर फिक्रे कहते हुए गुजर रहे थे, मगर वो किसी की बात पर कान नहीं धर रही थी। अपने पर्स से बार बार फोन निकालकर किसी से बात करती थी, फिर इधर उधर देखती थी। एहसन को तजस्सुस के साथ साथ ताज्जुब भी हो रहा था। बार बार फोन पर बात और फिर इधर उधर देखना। एहसन को कुछ खदशात और शको शुबहात के साथ साथ ये भी लग रहा था कि वो शायद किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला है। इतने में एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी। एहसन जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और इस गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी कुछ दूर जाकर एक होटल के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतरी और इर्द गिर्द देखते हुए परेशानी में जल्दी जल्दी इस गाड़ी वाले मर्द के साथ होटल के अंदर चली गई। बॉयफ्रेंड होगा शायद इसका, एहसन दिल ही दिल में सोच रहा था। वहां चौक पर तो इतनी मासूम बनकर ठहरी थी कि जैसे कोई खानदानी और नहायत शरीफ लड़की हो, मगर काम देखो इसके। इतने में वो होटल से अकेली बाहर निकली, रिक्शा करवाया और बैठकर चली गई। अजीब बॉयफ्रेंड है, बाहर तक तो साथ आ जाता, अगर घर तक नहीं छोड़ सकता था तो कमीना। लेकिन यहाँ एहसन की छठी हिस्स की घंटियां बजने लगी। नहीं नहीं, मामला कुछ और लगता है। एहसन होटल के अंदर दाखिल हुआ। कमाल की एटम थी यार। ये बात एहसन के कानों में पड़ी। बोलने वाला वही था जो गाड़ी में उस लड़की को होटल लेकर आया था। एक रात का कितना लेती है? वो गाड़ी वाला होटल के मैनेजर से पूछ रहा था। अरे सर, कोई मसला नहीं है, आपका जब इरादा हो बात तय करवा दूंगा। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा लो, अपना इनाम तो ले लो। 500 रुपए का नोट होटल मैनेजर के हाथ में थमाकर वो शख्स बाहर चला गया। एहसन किसी सोच में गुम था। तवाइफ, मतलब तवाइफ है ये तो फिर। हिजाब तो ऐसे लिया हुआ था जैसे मदरसे जाती हो। काम देखो और अंदाज देखो। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर? होटल मैनेजर ने एहसन से मुखातिब होते हुए कहा। वो वो दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि क्या एक कमरा मिल सकता है? जी सर, क्यों नहीं। सिर्फ कमरा लेंगे या कुछ और भी? मैं कुछ समझा नहीं। एहसन ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे जवान की दिलचस्पी को। तस्वीर का एक एल्बम एहसन के सामने रखते हुए मैनेजर ने कहा। एहसन ने कहा कि अभी जो औरत गई है वो। जी जी सर, वो भी ठीक है। इसके साथ मेरा आज रात का वक्त मुकर्रर कर दें। डन हो गया सर। एहसन एडवांस और मैनेजर का कमीशन देकर होटल से वापस चला गया। रात को 9 बजे मैनेजर ने कॉल की। आज रात की डील पक्की हो चुकी है, 11 बजे होटल पहुंच जाना। मेरी वालदा शदीद बीमार हैं और इस वक्त इमरजेंसी में दाखिल हैं। मैं नहीं आ सकती हूँ। ज्यादा नखरे मत करो और वक्त पर पहुंच जाना। मैं डील पक्की कर चुका हूँ, पार्टी बड़ी है। मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन मेरी वालदा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर डील कैंसिल हुई तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी, और फिर कभी तुम्हें कोई कस्टमर भी नहीं दूंगा। मैनेजर ने ये कहकर गुस्से से कॉल काट दी। अगर ऐसा हुआ तो वालदा के इलाज के लिए पैसे और बच्चों की जरूरियात कैसे पूरी करूंगी? ये सोचते सोचते वो जल्दी से घर पहुंची, तैयार होकर हिजाब पहना और रिक्शे में बैठ गई। इमरजेंसी में पड़ी बीमार वालदा का चेहरा बार बार इसके सामने आ रहा था। रोते रोते इसके चेहरे का मेकअप खराब हो चुका था।
होटल पहुंचकर वो रिक्शे से उतरी और होटल में दाखिल हुई। अपना बूथा देखा है? ये उतरा हुआ चेहरा देखकर तुम्हारे पास किसने आना है? कमरे में जाकर अपना हाल ठीक करो, वो आने ही वाला होगा। मैनेजर ने कमरे की तरफ इशारे करते हुए कहा। वो कमरे में जाकर तैयार होकर बैठ गई। ठीक 11 बजे एहसन भी पहुंच गया। वो आपका ही इंतजार कर रही है सर। कमरा नंबर 16 में तशरीफ ले जाएं। एहसन कमरे में दाखिल हुआ। मेरा नाम एहसन है। मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई मतलब नहीं कि मैं गिलासत में मुंह नहीं मारता, मगर ये सब करने का मकसद तुम्हारा चेहरा बेनकाब करना था। शरीफ बनकर हिजाब पहनकर तुम जैसी औरतें चेहरे पर मासूमियत सजाए मुझ जैसे मर्दों को धोखा नहीं दे सकती। वो खामोशी से सब सुन रही थी। बीमार वालदा, मैनेजर का रवैया और अब एहसन के अल्फाज, मगर मामूल था सब। नाम क्या है तुम्हारा? नरमीन। नाम बहुत प्यारा है, मगर काम? तौबा, खुदा माफ करे। तवाइफ। हाँ, तवाइफ है तुम्हारा नाम। एहसन ने मजा बनाते हुए कहा। जी दुरुस्त फरमाया आपने, तवाइफ मेरा नाम है। खैर, तुम मुझे एहसन बुला सकती हो। तुम तवाइफ भी शौक से बनती हो और कोई वजह नहीं होती। नरमीन ने अब हौसला किया और जवाब देने का सोचा। हमारे अंदर की औरत जब अपनी मौत आप मर जाती है, जब हमारे ख्वाब हकीकत के कब्रिस्तान की किसी गहरी कब्र में दफन हो जाते हैं, जब हमारे जज्बात का कत्ल हो जाता है, जब हमारी ख्वाहिशात मजबूरियों के बोझ तले दब जाती है, जब हमारे रिश्ते गुर्बत, जिद और अना की भीड़ चढ़ जाते हैं, तो मुख्तसर ये कि जब एक औरत चलती फिरती जिंदा लाश बन जाती है तो हमारे अंदर एक तवाइफ का जन्म होता है। नहीं नरमीन, मेरे ख्याल से तुम जैसी औरतों को फख्त मुख्तलिफ मर्दों का चस्का होता है। मर्दों का चस्का? नरमीन ने अफसुर्दगी से पूछा। हाँ, मर्दों का चस्का। सुनो एहसन, शराब और चर्च पीकर आते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, वैश्या, तवाइफ, जिस्म फरोश और इससे भी गंदे गंदे अल्फाज से पुकारते हैं। अपने नाखूनों से सारी रात मेरा जिस्म किसी वैश्य दरिंदों की तरह नोचते हैं। पान की पिचकारियां मारते हैं, मेरे चेहरे और मेरे जिस्म पर थूकते हैं। बदबूदार जिस्म जिनके 10 कदम की दूरी पर ठहरने वाले भी कराहत और घिन महसूस करते हैं, ऐसे ऐसे मर्दों को भी मुस्कुराते हुए गले लगाना पड़ता है, ताकि इनकी जिस्म की प्यास और हवस बुझाकर मैं अपने भूखे बच्चों की भूख मिटा सकूं। ऐसे मर्दों का चस्का किसी जिंदा लाश को ही हो सकता है, जो कि मैं इस वक्त बन चुकी हूँ, वरना ऐसे मर्दों को तो कोई जंगली कुतिया भी मुंह ना लगाए। तुम लोगों की नजर में तो फिर एक तवाइफ कुतिया से भी गिरी हुई होती है। तो नरमीन, तुम्हारे यहाँ तक आने या एक रात की तवाइफ बनने की क्या वजूहात होती हैं? एहसन, कभी मेरा बाप मुझे 2 टकों के इवज फरोख्त कर देता है, कभी मेरा भाई अपनी अय्याशियों की खातिर मुझे नीलाम कर देता है, कभी मेरी इज्जत का महाफिज और रखवाला यानी शौहर मुझे जुए में हार जाता है, कभी मुझसे इजहार मोहब्बत करने वाला मर्द शादी की ख्वाब दिखाकर मुझे जिस्म फरोशी की कोठे पर बेच देता है। लेकिन एहसन, मैं अपनी मजबूरियों की आड़ में अपने बच्चों की भूख की खातिर, अपनी अम्मा के इलाज की खातिर, अपने मियाँ की कर्ज की खातिर दर दर की ठोकरें खाने और धुतकारे जाने के बाद मजबूर होकर अपना जिस्म फरोख्त करती हूँ, तो मैं तवाइफ बन जाती हूँ। लेकिन माशरे की वो खवातीन जो अपनी मर्जी से बिना किसी मजबूरी के अपने पसंदीदा मर्द को अपनी मर्जी से और खुशी से अपना जिस्म होटल के कमरों और जूस कॉर्नर में दे देती हैं, क्या वो तवाइफ से बड़ी तवाइफ नहीं है एहसन? लेकिन नरमीन, इस काम से हासिल होने वाली रकम भी हराम है और ये काम भी। एहसन, उस थानेदार के बारे में क्या ख्याल है जो मीडिया के दबाव में आकर कोठे पर छापा मारता है तो गिरफ्तार होने वाले मर्दों को सियासी सिफारिश या रिश्वत लेने के बाद बाइज्जत बरी कर देता है, मगर गिरफ्तार होने वाली तवाइफ से रिहाई के बदले जिस्म की प्यास बुझाने की शर्त रखता है, या फिर एक तवाइफ से जिस्म बेचकर हासिल होने वाली रकम से अपना हिस्सा लेकर अपने बच्चों के लिए कुतब ले जाता है, फल फ्रूट ले जाता है, सब्जियां ले जाता है। मैं जिस्म बेचकर बच्चे पाल रही हूँ तो वैश्या हूँ, और जो मेरे जिस्म की कमाई और धंधे से हासिल होने वाली रकम से लाखों मालिक मकान, होटल मलकान, सियासतदान और थानेदार अपने बच्चे पाल रहे हैं, वो कौन है फिर एहसन? मतलब तुम्हारी नजर में मीडिया अपना सही किरदार अदा कर रहा है नरवीन। कौन सा किरदार एहसन? जब अपने हिस्से की रकम या भत्ता नहीं मिलता तो मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करता है।
पुलिस के साथ छापा मारते हुए और बरहना हालत में हमारी तस्वीर और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ऐसा तुम जानते हो, अंदाजा लगा सकते हो उस औरत पर गुजरने वाली कैफियत और दर्द का, जो बेवा हो और 4 बच्चों की कफालत का बोझ, और बूढ़ी लाचार अम्मा जो बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हो। घर का किराया, बिजली और गैस के बिल, बच्चों की तालीमी अखराजात, अम्मा की दवा और इलाज पर लगने वाली भारी रकम। और वो औरत अपनी बूढ़ी अम्मा और बच्चों से झूठ बोल कर जाती है कि वो किसी अदारे में जॉब करती है, और उस औरत की बरहना तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो जाए। नहीं नहीं एहसन, तुम 1000 कोशिश के बाद भी उस औरत का दर्द महसूस नहीं कर सकते। बूढ़ी अम्मा और बच्चों के सामने रुस्वा होने का डर। रिश्तेदारों का मुझे खौफ नहीं एहसन, खौफ इस बात का है कि मेरे बच्चों को तवाइफ की नाजायज औलाद होने का ताना ना दिया जाए। और तुम जानते हो एहसन, मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मुझ पर धंधा करने का दब्बा लगाकर मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। तब तक मेरा हुस्न और जवानी भी ढल चुकी होगी। मगर मैं परवाह नहीं करती एहसन। मैं भीख मांग लूंगी, सूखी रोटी और खुश्क झाड़ियां खा लूंगी, कचरे में पड़ी रोटी खा लूंगी, मगर उस वक्त सवाल मेरा नहीं है, सवाल मेरे बच्चों और बूढ़ी अम्मा का है। तुम ये सब छोड़कर किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती नरमीन? शादी? अच्छा मजाक है एहसन, भला तवाइफ से शादी कौन करता है? ऐसी बात नहीं है नरमीन, अच्छे मर्द आज भी माशरे में मौजूद हैं। अच्छे मर्द? तुम कर सकते हो मुझसे शादी? मैं? एहसन की आवाज के साथ साथ पूरा जिस्म कांप रहा था। इस सवाल पर एहसन अपने हवास खो बैठा था। इसके चेहरे पर पसीना था, जबकि कमरे में एसी का दर्जा हरारत 16 पर था। एक लम्हे की खामोशी थी, मगर इस खामोशी में नरमीन के दर्द की चीखें शोर मचा रही थीं, जिसे फक्त वो खुद ही सुन सकती थी, क्योंकि आह की चीख सुनने के लिए एहसास के कान दरकार होते हैं, जो सिर्फ एक तवाइफ के पास होते हैं। कमरे की दीवारें ये चीख सुनकर खून के आंसू जारों की तार रो रही थीं। एहसन दिल ही दिल में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। शादी, तवाइफ, मैं, तवाइफ, नामो नसब, तवाइफ, रस्मो रिवाज, तवाइफ, माशरा, तवाइफ, खानदानी सिकाफत, तवाइफ, तवाइफ, फैमिली स्टेटस, लोग, तवाइफ, रंग व नस्ल, तवाइफ, जात पात, तवाइफ। एहसन ये सब कुछ बुड़बुड़ा रहा था। नरमीन ने अपने आंसू पोंछते हुए एक मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बड़े प्यार से एहसन से मुखातिब होकर कहा, एहसन, अगर इस नामो नसब, रंगो नस्ल, जात पात, औहदा मर्तबा, रस्मो रिवाज, खानदानी सकाफत, फैमिली स्टेटस का ख्याल तुम लोग कोठों पर जाने से पहले और तवाइफ के साथ रात गुजारने से पहले करते, तो आज जिस्म फरोशी के ये कोठे वीरान पड़े होते। यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा ना होता और तवाइफ को किसी और रास्ते का इंतखाब करना पड़ता। मगर अफसोस कि तुम लोग इस सब की परवाह फक्त हलाल रास्ते और शरई तरीकों पर करते हो। हराम, नाजायज और गैर शरई काम करते वक्त, कोठों पर जाते वक्त, वैश्या के साथ रात गुजारते वक्त तुम सब इस बात की परवाह नहीं करते। नरमीन, मगर तुम जिस रास्ते पर हो इसकी मंजिल जहन्नुम है। एहसन, जिस माँ के जिगर के गोशे भूख के मारे तड़प रहे हों, जिसका बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हो, मगर डॉक्टर मसीहा 1000 मिन्नत, समाजत, हाथ जोड़ने और गिड़गिड़ाने के बावजूद और खुदा और रसूल के वास्ते देने के बाद भी इलाज करने पर आमादा ना हो, जिसकी बूढ़ी, बुजुर्ग और लाचार माँ दुआओं और इलाज के गर्ज से अपनी बेटी की जानिब अफसुर्दगी की निगाह से देखती हो, वो गुनाह या सवाब नहीं देखती एहसन, वो अपने बच्चों के फाका और बूढ़ी माँ की बीमारी को देखती है। लेकिन नरमीन, देखो एहसन, माशरे में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ही एक औरत को तवाइफ और वैश्या बनाती है, और एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान को हथियार उठाने और दहशतगर्द बनने पर मजबूर करती है। जब जिस्म पर चादर डालने की बजाय जिस्म से लिबास उतारने पर दौलत खर्च की जाती हो, जब मुजरे की महफिलों पर डॉलर्स निछावर किए जाते हों, तो मुझ जैसी औरत को तवाइफ बनना पड़ता है। और रही बात मेरी जहन्नुम की, तो मेरे पास आने वालों, मुझसे धंधा करवाने वालों और मेरा जिस्म खरीदने वालों के बारे में क्या ख्याल है एहसन? क्या खुदा तवाइफों का नहीं होता एहसन? तुमने वो वाक्य तो किसी किताब में पढ़ा होगा। वाक्य? कौन सा वाक्य नरमीन? मुझ जैसे ही एक तवाइफ ने जब अपने जूते में पानी भरकर एक प्यासे कुत्ते को पिलाया था, तो मेरे गफूर रहीम खुदा ने इसे बख्शकर जन्नत अता कर दी थी। तो मेरा खुदा भी तो वही खुदा है ना एहसन? मुझे खुद से ज्यादा फिक्र इन लोगों की है।
एहसन जिनकी नाइंसाफियों की बदौलत मैं इस जिस्म फरोशी की बाजार तक पहुंची हूँ। बाकी मेरी जन्नत या जहन्नुम का फैसला करने वाले इंसान कौन होते हैं? ये सब बातें एहसन के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे की मानद लगी थीं। नरमीन, क्या तुम्हें आज तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला? मैं अच्छे मर्दों के पैर धोकर भी पीने के लिए तैयार हूँ एहसन। तुम्हें एक दिन का वाकया सुनाती हूँ। एक दिन 6 लड़के रात के लिए मेरा जिस्म खरीद कर मुझे अपने साथ ले गए। उन लड़कों ने शराब पी और मुझे अपने दरमियान में बिठा लिया और मुझसे भी शराब पीने का कहने लगे। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर शराब नहीं पीती। मेरे इनकार करने पर नशे में धुत लड़कों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया और फिर बारी बारी जख्मी हालत में भी सारी रात मेरा जिस्म नोचते रहे। मेरी चूड़ियां तोड़ी और मेरी कलाइयों से खून बहता रहा और ग्लास का कांच माथे पर लगने से मेरा माथा भी शदीद जख्मी हुआ था। मैं खाली पेट थी, मगर वो फिर भी सारी रात मेरा जिस्म नोचते रहे। इसी दौरान इन सब ने अपने एक दोस्त को भी फोन पर आने की दावत दी। एक लड़का मुझसे अपनी हवस बुझा रहा था कि फजर की अजान शुरू हो गई। मैंने एकदम से सीधे होकर अपने जिस्म पर चादर लेने और सर पर दुपट्टा लेने की कोशिश की। ऐसा करने पर उस लड़के ने शराब की बोतल मेरे सर पर दे मारी। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर अजान का एहतराम करती हूँ। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर कमरे में कुरान मजीद को अलमारी में रखकर जिस्म फरोशी का धंधा करके बेरुमती नहीं करती। जब वो लड़का जिसे उन्होंने फोन पर दावत देकर बुलाया था कमरे में दाखिल हुआ, मैं नंगे बदन बैठी रो रही थी। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। उस लड़के को देखकर मैं सीधी हो गई। मेरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखकर वो लड़का सख्ते की हालत में था। सारा मामला शायद इसकी समझ में आ चुका था। आप अपने कपड़े पहनकर अपना सामान बांध लें। आप? ये इज्जत वाला लफ्ज मेरे कान में पड़ा तो रूह को कुछ सुकून सा मिला। मैंने अपना सामान बांधते हुए कमरे के बाहर से आने वाली आवाजें सुनी। ये लड़का अपने बाकी दोस्तों से झगड़ रहा था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया और मुझसे चलने का कहा। मेरा हाथ पकड़कर अपने दोस्तों से झगड़ता हुआ मुझे लेकर बाहर चला गया। मोटरसाइकिल पर अपने साथ मुझे अस्पताल ले गया। मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी करवाने के बाद मुझे मेरे घर से कुछ फासले पर सॉरी कहते हुए चला गया। इसके इस अंदाज और लहजे से ही मेरे सारे जख्म भर चुके थे एहसन। एहसन, वो जरूर किसी आला तरबियत याफ्ता वालिदैन की औलाद था, आला दर्जे का नामो नसब वाला। इस लड़के का नाम क्या था नरमीन? नाम नाम फरिश्ता था शायद। हाँ, फरिश्ता, यही नाम था इसका, क्योंकि मेरी नजर में ऐसे मर्द फरिश्ता ही होते हैं एहसन। एहसन, मैं तवाइफ जरूर हूँ, मगर शराब नहीं पीती। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर कमरे की अलमारी में कुरान पाक रखकर जिस्म फरोशी का धंधा करके इसकी बेरुमती नहीं करती। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर एजान का एहतराम करती हूँ। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर सिर्फ अपनी इज्जत का सौदा करती हूँ। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर सूद का कारोबार नहीं करती। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर नाप तोल में कमी और मिलावट नहीं करती। मैं तवाइफ जरूर हूँ एहसन, मगर यतीम और मस्कीन के हक नहीं खाती। एक बार फिर नरमीन के अल्फाज एहसन के दिलो दिमाग को जख्मी कर गए। कमरे में एक तवील और गहरी खामोशी थी। नरमीन, तुम इस माशरे को कोई पैगाम देना चाहोगी? मेरी ऐसे मर्दों से हाथ जोड़कर पांव पकड़कर गुजारिश है जो छोटी छोटी नन्ही कलियों को खिलने से पहले अपनी हवस में दबोच कर मुरझा देते हैं, जो फूल से बच्चों से ज्यादती करने के बाद इनका गला दबाकर गला काट कर कचरे के ढेर में भूखे कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। कभी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं, कभी अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर गंदे नाले में फेंक जाते हैं। मेरा बिस्तर और मेरा जिस्म ऐसे मर्दों के लिए हमा वक्त हर तरीके से हाजिर है, मगर खुदारा ये जुल्म सतम छोड़ दो। जानते हो एहसन, जब कभी मैं कोई ऐसा वाकया सुनती हूँ तो मेरे कानों में इन फूलों से भी नाजुक बच्चों की चीखें गूंजती रहती हैं। मेरे दिल में छेद हो जाते हैं, मेरा दिल लहूलुहान होने लगता है। जो उम्र खिलौनों से खेलने की होती है, जिस उम्र में अपना दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, जज्बात और एहसासात की खबर तक नहीं होती, इस उम्र में दरिंदों की तरह नोच खाते हैं। दर्द के मारे चिल्लाते हुए माँ माँ पुकारते हुए वो दर्दनाक आखिरी सांसें लेती होंगी। और ये सब बोलने के बाद नरमीन की आंखों से आंसू की जगह खून और इंसानियत का दर्द बह रहा था। वो रोए जा रही थी। इतने में बिजली के चमकने और बादल के गरजने की खौफनाक आवाजें कमरे के अंदर तक गूंजी थीं। नरमीन के साथ साथ जैसे सारा आसमान और कायनात का जरा जरा रो रहा था। एहसन ने नरमीन को तसल्ली और दिलासा देते हुए
खामोश करवाने की तसल्ली की। तुम अब जा सकते हो एहसन, और हाँ, मेरा ये पैगाम माशरे के हर फर्द तक जरूर पहुंचा देना। एहसन लड़खड़ाते कदमों के साथ उठने की कोशिश करते हुए बहुत बार गिरते गिरते बचा और कमरे की दीवारों का सहारा लेते हुए बाहर चला गया। नरमीन ने दरवाजा बंद किया और दीवार को गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते नरमीन मेरे अल्लाह मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा का विर्द करते करते इस माशरे को एक खूबसूरत पैगाम के साथ साथ जोरदार तमाचा मारते हुए इस जहान फानी से कूच कर गई। कमरे की दीवारों ने इस नुकसान पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना अलैहि राजिऊन कहा और मौसम ने सूरत फातिहा पढ़ी। एहसन अपने घर की जानिब जा रहा था, मगर नरमीन की बातें इसके दिलो दिमाग को जख्मी कर चुकी थीं। नरमीन, तवाइफ, माशरा, लोग, कोठा, नहीं नहीं। एहसन ने नरमीन के इस खूबसूरत पैगाम के साथ इजाफा करते हुए लिखा, दर हकीकत तवाइफ और वैशिया नरमीन नहीं, तवाइफ और वैशी मुझ जैसे लोग और माशरा हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग इस अफसाने से इख्तिलाफ करेंगे या मुत्तफिक होंगे, लेकिन ये लिखते लिखते मैं बहुत बार फूट फूट कर रोया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझ में एक तवाइफ की रूह फूंक दी है, ताकि मैं इसके दर्द और मुश्किलात को दिल से महसूस करूं।